गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम महा ट्यूटोरियल बिहार में आपका स्वागत है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री का। सेकेंड चैप्टर हमारा है अम्ल, भस्म और लवण। तो उससे पहले जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अच्छे से आप अपने पढ़ाई को यहाँ कीजिए। आपका क्लास 10th का हर सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड यहाँ करवा दिया जाएगा, जिससे आप बिहार बोर्ड के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। आज हमारा सेकेंड चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट। हमारा जो चैप्टर है आज वो है अम्ल, भस्म और लवण को जानना, ठीक ना। तो हम लोग शुरू करते हैं अम्ल से। अम्ल, एसिड। देखिए बच्चों, अम्ल को अधिकतर मतलब परिभाषित इस तरह से किया जाता है कि जो स्वाद में खट्टा हो या फिर जो धातु के साथ जुड़कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो, यानी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन हम लोग इसका डिफिनेशन कुछ अलग भी पढ़ेंगे। तो मतलब एक नॉर्मली जो होता है ना, सबके लिए सामान्य, यही इसका मतलब मान लिया गया है, जो स्वाद में खट्टा हो या फिर धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका रीजन इसीलिए है कि धातु, ये अम्ल जो है स्वाद में खट्टा, इसका नाम पड़ा है लैटिन भाषा, लैटिन शब्द है एसिडस। एसिडस इसका मतलब होता है खट्टा ना। इसका नाम जो पड़ा है खट्टा पे ही पड़ा। लैटिन भाषा में इसका खोज हुआ, मतलब लैटिन भाषा में इसको एसिडस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल का जो है मतलब स्वाद कैसा होता है, खट्टा, वो उसके गुण में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे ये अम्ल होता क्या है, ठीक ना। तो आर्हेनियस नामक जो वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस नामक, उन्होंने अम्ल को परिभाषित किया है। तो देखिए उन्होंने किस तरह से अम्ल को परिभाषित किया है। उनका कहना है कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता हो वह अम्ल है। मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है, मतलब वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक ना। यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग बगल में, या फिर लिख सकते हैं H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो, उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्ल। और ये किसके अनुसार है, आर्हेनियस के परिभाषा के अनुसार, ठीक ना। ऐसे हम लोग बेसिकली में जानते हैं कि मतलब क्या अम्ल क्या है, कि जो स्वाद में खट्टा होगा या जो धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन आर्हेनियस इसका परिभाषा दिए हैं, वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में, कोई पदार्थ है उसे हम जलीय विलयन में डालेंगे और वो हाइड्रोजन आयन H+ आयन मुक्त करता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, अम्ल, ठीक ना। तो अम्ल का परिभाषा आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं भस्म पे। देखिए भस्म जो होता है बेस, इसको स्वाद में कड़वा कहा जाता है, ठीक ना। इसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। तो इसको आर्हेनियस किस तरह से परिभाषित किए कि वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन मुक्त करेगा। अभी हम लोगों ने अम्ल को देख लिया। अब आ जाइए भस्म पे। तो भस्म किसे कहेंगे, इसे मिटा देखिए भस्म क्या होगा, ये जो हमारा भस्म है वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देगा तो अम्ल, OH- आयन देगा तो क्या कहलाएगा, भस्म। यानी भस्म क्या है, वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन मुक्त करता हो उसे भस्म कहते हैं। OH का मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर इसको हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक ना। हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा तो उसे क्या कहेंगे, भस्म। अम्ल H+ आयन देगा और भस्म OH- आयन देगा, क्या चीज में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर, तब इसे भस्म कहेंगे। तो ये भी किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार है। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे,
इसके परिभाषा के अनुसार। और इसको सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो अम्ल, जो स्वाद में कड़वा हो भस्म। लेकिन परिभाषा आप लोग इसको अच्छे से दीजिएगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए अम्ल का हमारा क्या हो जाएगा, HCl, अम्ल का इधर दे रहे हैं, HCl को H2O में मिलाया गया, HCl अम्ल है, इसको जब हम H2O में मिलाएंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक ना। HCl मेरा क्या था, अम्ल है, इसको जब H2O यानी जलीय विलयन में मिलाए तो H प्लस में टूटा और Cl माइनस में। तो देखिए यहाँ से H प्लस आयन मुक्त हुआ, तो H प्लस आयन मुक्त होने का मतलब क्या है, ये जो है अम्ल है, ठीक ना। तो इसी तरह से हमारा भस्म ले लीजिए, जिसे NaOH, अच्छा इधर भस्म के इधर देते हैं, NaOH, इसको जब जल में मिलाया गया तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन में टूटा, तो यही जो OH माइनस आयन में टूटा है क्या कहलाएगा, भस्म। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो H प्लस आयन मुक्त करता है और भस्म वह पदार्थ है जो OH माइनस आयन मुक्त करता है। तो दोनों में अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। अम्ल में H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन, भस्म में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा। और कब, जब इसको जलीय विलयन में मिलाएंगे तब। अब है हमारा लवण। देखिए लवण किसे कहते हैं, देखिए जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं ना, अम्ल और भस्म की उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा, तो उसमें बताया था जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है तब लवण और जल का निर्माण होता है। तो लवण किसे कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहेंगे, लवण। जैसे देखिए NaOH, ये हमारा क्या है, भस्म है, HCl ये हमारा क्या है, अम्ल है। अब इसे हम क्रिया करा रहे हैं, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। तो ये H2O मतलब तो हो गया जल हमारा, ये H2O हमारा क्या हो गया, जल, और ये NaCl जो बना यही क्या है, लवण। यानी इसका डिफिनीशन आप लोग इस तरीके से दे सकते हैं कि जब अम्ल और भस्म को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो जल और उसके साथ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो कि लवण कहलाता है। जल का तो होना ही है, उसके साथ जो पदार्थ आएगा वो क्या कहलाएगा, लवण। तीनों का डिफिनेशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या है, जो आर्हेनियस के अनुसार हम लोग डिफिनेशन देंगे तो जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करेगा वो अम्ल है। भस्म क्या है, जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन मुक्त करेगा तो वो भस्म है। लवण क्या है, जब अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कराएंगे तब जल के अलावा जो नया पदार्थ बनेगा वो हमारा लवण है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर। चलिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए अम्ल जो होगा हमेशा H लेगा, ठीक, और भस्म जो होगा हमेशा OH लेगा। ये मतलब दिया नहीं गया है, हम लोग बस एक जनरली यूज के लिए, जैसे HCl हमारा अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है, उसके बाद CH3COOH अम्ल है। तो देखिए इसमें हमारा H, इसमें भी H, इसमें भी H, इसमें OH है लेकिन क्या CH3 है, ये एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो मतलब H नॉर्मली हम लोग जहाँ H सिर्फ देखेंगे H वाले को वो अम्ल है, और भस्म में जैसे हमारा NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो देखिए OH हमेशा साथ रहेगा, ठीक ना। तो समझ जाइएगा OH वाला जहाँ मिल रहा है तो वो भस्म है, और जहाँ ना OH मिले और ना H मिले तो वो लवण है। जैसे NaCl, KCl, MgCl2। देखिए ना यहाँ हमारा H है ना OH है, लवण है, क्योंकि हाइड्रो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके तो दोनों हट चुका है, H और OH मिलके H2O बन गया है ना। यहाँ जैसे देखिए अभी करवाया था, देखिए इसका OH और इसका H मिल क्या बन चुका है, जल। तो उसमें नहीं रहेगा NaCl, KCl, MgCl2। यानी सिंपली से आप अम्ल, भस्म और लवण को समझने के लिए कर सकते हैं, जिसमें H वाला दिख गया अम्ल है, जिसमें OH साथ दिख गया भस्म है, ठीक है, तो वो लवण है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, हल्का सा छोटा सा, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब आइए देखिए,
दो बात, विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट। देखिए कोई सा पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर विद्युत धारा का क्या करेगा, चालन करेगा, उसको विद्युत अपघट्ट कहेंगे, और जो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा उसे विद्युत अपघट्ट। अम्ल, भस्म और लवण तीनों विद्युत अपघट्ट होते हैं। तीनों क्या करते हैं, जलीय विलयन में घुलकर विद्युत धारा का चालन करते हैं। मतलब विद्युत धारा उसमें जब डालेंगे तो उससे होके विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जैसे आप कोई भी मान लीजिए HCl उठाएं, तो उसको जल में मिला दिए, उसके बाद उसमें करंट दीजिएगा। करंट का मतलब क्या, विद्युत धारा, तो उसमें करंट दौड़ेगा, तो वो विद्युत अपघट्ट है। और जब नहीं दौड़ेगा, जैसे अल्कोहल ले लीजिए, उसमें अल्कोहल में क्या कीजिए, करंट दीजिए, तो अल्कोहल से करंट प्रवाहित नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत अनपघट्ट। यानी जिससे होकर विद्युत का परिचालन होगा, जिस विलयन से होकर, वो विद्युत अपघट्ट है, और जिस विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा वो विद्युत अनपघट्ट है। तो ठीक ना, तो यहाँ तक अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें एक और बात है कि देखिए भस्म जो है एक क्षार का बात आता है, ठीक। तो जो भस्म सिंपल सा जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। मतलब जो भस्म जल में घुल जाएगा उसको क्या कहेंगे, क्षार। जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार। पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, क्षार क्या है, तो जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार। मतलब जो भस्म जल में अच्छे से घुल जाएगा तो उसे हम लोग क्षार कहेंगे। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब आ जाइए, देखिए इसी में एक और बात है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, फिर इसे एक बार देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब कोई अम्ल भस्म से, अम्ल और भस्म को जब अभिक्रिया कराएंगे तो जल और लवण का निर्माण होगा, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कराने के बाद लवण तथा जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग करेंगे अम्ल और भस्म के गुण। तो आ जाइए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल तथा भस्म के गुण। दोनों साथ लेके चलेंगे, अम्ल तथा भस्म के गुण। देखिए अम्ल से ये स्टार्ट किया जाए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, स्वाद खट्टा होता है। मतलब अम्ल का स्वाद जो होगा वो हमेशा खट्टा होगा। इसके नीचे देखिए कुछ पदार्थ और उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका थोड़ा सा लिखवा दिया जा रहा है। ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। जैसे इधर पदार्थ और इधर उपस्थित अम्ल। संतरा या नींबू में इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक ना। संतरा या नींबू में इसमें क्या पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं। उसके बाद सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। ये सब अम्ल का नाम है, ठीक ना। सेब में हमारा पाया जाता है मैलिक अम्ल। उसके बाद इमली में पाया जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। दही में क्या पाया जाता है, आप लोग सब जानते हैं, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद और कुछ पदार्थ याद कीजिए। संतरा नींबू में सिट्रिक हो गया, सेब मैलिक हो गया, इमली टार्ट्रिक हो गया, दही हो गया हमारा लैक्टिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक ना। सिरका में हमारा क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद लाल चींटी आप लोग सुने होंगे, लाल चींटी जो काटता है उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो और भी बहुत सारे हैं पदार्थ जिनमें बहुत सारा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग उसको बुक से अच्छे से करके याद कर लीजिएगा। तो इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग एक बार ध्यान आपका यहाँ जा सके। तो अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। उसके बाद मैंने कुछ पदार्थ लिखे हैं और उसमें उपस्थित अम्ल।
संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। सेकेंड गुण होगा हमारा कि अम्ल जो है ना विषैला और तीव्रनाशक होता है, विषैला और तीव्रनाशक। देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। अम्ल जो होगा विषैला होगा और तीव्रनाशक। विषैला मतलब क्या, ज्यादा अम्ल की मात्रा लेने पर जो है शरीर में विष उत्पन्न होता है, या फिर ये विषैला होता है। तीव्रनाशक मतलब आप जैसे कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन है या कोई भी बर्तन में ज्यादा नींबू का रस रखिएगा तो वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, संक्षारण करने लगता है। मतलब ये तीव्रनाशक होता है, जल्दी उसको नाश करना शुरू कर देता है। उसके बाद है अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होगा, उसके बाद विषैला और तीव्रनाशक होगा, ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उसी तरह हमारा भस्म जो होगा वो स्वाद में क्या होगा, कड़वा। ये स्वाद में कड़वा होता है। भस्म में भी गुण होता है क्या चीज, जैसे वो विषैला तीव्रनाशक अम्ल हो गया तो भस्म में हमारा क्या होगा कि ये जो भस्म है स्वाद में कड़वा होता है, ठीक ना। और कुछ भस्म होते हैं जो परवल भस्म होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और कुछ दुर्बल भस्म होते हैं तो वो उसके शक्ति पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग को जस्ट वही सब पढ़ना है। तो अम्ल का गुण आप लोगों ने देखिए, भस्म में याद रखना है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ये जो है भस्म को जब हम लोग क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे तो OH- आयन मुक्त करेगा। और जो भी पॉइंट है इसका आप लोग पीछे देख चुके हैं कि उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए आप लोगों ने अम्ल और भस्म का गुण देख लिया। अम्ल का पूरा जब भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये भी क्या होगा, विषैला और तीव्रनाशक। देखिए मन में आएगा क्या सर, विषैला और तीव्रनाशक कैसे, तो हम लोग जो पेस्ट का यूज करते हैं इसमें KOH और NaOH, ये बहुत ही ज्यादा विषैला और तीव्रनाशक होता है। वो क्या करता है, हमारे चमड़ी को जला सकता है भस्म, ठीक ना। तो ये भी तीव्रनाशक और विषैला होता है। उसके बाद जाके ये जो भस्म है वो हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है। इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए अम्ल का जो है ना रंग में कुछ गुण है। जैसे अम्ल जो है लिटमस पेपर आप लोग नाम सुनेंगे, ये लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस पेपर को जब अम्ल में डालिएगा तो वो उसको लाल कर देता है। और भस्म क्या करता है, लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान से, अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देता है और भस्म लिटमस पेपर को नीला करता है। तो रंग परिवर्तन दोनों करता है, ठीक ना, अम्ल भी और भस्म भी। जैसे आप मान लीजिए मेथिल ऑरेंज मिलाइएगा अम्ल में, मेथिल ऑरेंज, हम लोग मेथिल ऑरेंज किसमें मिला रहे हैं, अम्ल में, तो ये कर देगा इसको लाल। और यही मेथिल ऑरेंज जब मिलाएंगे भस्म में, मेथिल ऑरेंज, तो ये जो है इसको कर देगा कैसा, पीला। ध्यान से रखिएगा, अम्ल लिटमस पेपर को लाल करता है जबकि भस्म लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मेथिल ऑरेंज को अम्ल लाल कर देता है जबकि मेथिल ऑरेंज को भस्म कैसा करता है, पीला, मतलब उसमें जब डाला जाता है। उसी तरह हमारा हल्दी है, हल्दी जब अम्ल में डालेंगे तो ये पीला रहेगा, लेकिन जैसे ही भस्म में डालेंगे तो वो क्या होगा, लाल भूरा हो जाएगा। आप लोग इसको प्रयोग कर घर पे देख सकते हैं, लाल भूरा। तो इसी तरह से ये सब क्या करता है, रंग परिवर्तन करता है। जैसे हल्दी ले लीजिएगा, उसको सर्फ में मिलाइएगा, देखिएगा हरा भूरा हो, लाल भूरा हो रहा है, और जब अम्ल में डालेंगे तो वो पीला का पीला ही रहेगा। तो यही सब इसका क्या था, अम्ल और भस्म का गुण। अब हम लोग इसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, चलिए आ जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, स्टार देके लिख लीजिएगा आप लोग। तो बुक में 4 नंबर कर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग स्टार करके लिखिएगा। नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा, जैसे जैसे जो पॉइंट करवा रहा हूँ उसका नोट्स आप लोग अच्छे से तैयार करते जाइएगा। अब हमारा अम्ल तथा भस्म की धातुओं
से अभिक्रिया, मतलब अम्ल और भस्म जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या कर सकता है। तो अभी सिर्फ अम्ल के बारे में जानेंगे लोग, ठीक ना। तो इससे पहले सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे थोड़ा सा। सक्रियता श्रेणी, ये सक्रियता श्रेणी क्या होता है, मतलब कितना सक्रिय कौन सा तत्व है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा पोटेशियम है, समझ गए, पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम है। सबसे पहले पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ठीक ना। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। फिर जिंक है हमारा। तो सब देखिए ये जो है ये सक्रियता है, यानी सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या, ये जो पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है। यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। इसी तरह जो है आप लोग अच्छे से इसको देखते चले जाइएगा। फिर Fe है, Sn है, उसके बाद जाके Pb है, समझ रहे हैं ना। Fe है, Sn है, Pb है। इसी तरह से आपके बुक में दिया हुआ है सक्रियता श्रेणी क्रम, तो आप लोग उसको अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा। मेन आपको 4-5 याद रखना है। ये जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा सक्रिय है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर Fe है, Sn है, Pb है, ठीक। और सबसे नीचे हमारा आता है क्या, आप लोग को पता ही होगा कि AgAu। Ag मतलब AgAu, Ag मतलब चांदी। ये तो थोड़ा अभिक्रियाशील है लेकिन सोना अभिक्रियाशील नहीं है, ठीक ना। तो यही सक्रियता श्रेणी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल तथा भस्म की धातुओं से अभिक्रिया, यानी अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये जो है क्या बनाता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, याद रखिएगा। जैसे देखिए Zn प्लस H2SO4, Zn मतलब क्या, जिंक। देखिए जिंक हमारा यहाँ है और H2 हमारा नीचे आता है, ठीक ना, हाइड्रोजन नीचे ही सबसे आता है। तो जिंक देखिए S से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा। आप लोग को याद होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है H2 से, इसलिए इसे विस्थापित कर दिया, तो जिंक सल्फेट बनाया और H2 गैस। तो इस तरह हमें पता चलता है कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, Fe प्लस 2HCl, ये बनाएगा FeCl2 प्लस H2। देखिए Fe जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो FeH को हटा के Cl2 बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा अम्ल का आप लोगों ने देख लिया, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। सेम उसी तरह भस्म भी क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिस तरह देखिए Zn प्लस 2NaOH, Zn मतलब हमारा क्या हो गया, जिंक, और ये बनाता है Na2ZnO प्लस H2। तो देखिए ZnO2 ना, जिंक जो है वो 2NaOH, यानी ये हो गया धातु, ये हो गया भस्म। धातु भस्म से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अम्ल और भस्म धातु से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये हमारा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। और इस सक्रियता श्रेणी को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो अम्ल और भस्म जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा यहीं तक रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बताकर उन्हें जानकारी देकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे जो है आपको 10 क्लास की हर बुक की, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे यहाँ करवाया जाएगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और माँ ट्यूटोरियल हमेशा से अच्छा रिजल्ट देते रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए, थैंक्स।